हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 30 प्लस में इन्वायरमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और आने की संभावित प्रश्न ज़्यादा होंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में। तो चलिए देरी न करते हुए हम अपने सेशन को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन को एक एक करके, उससे पहले प्रिय मित्र, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? यूनेस्को, UNCED, और सी है WHO, डी है यूनिसेफ द्वारा किया गया था। मतलब किसके द्वारा ये आयोजन किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, UNCED के द्वारा किया गया था। स्पष्टीकरण, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन UNCED द्वारा किया गया था, अर्थात वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसे रियो शिखर सम्मेलन और रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो स्पष्टीकरण है इसको आप महत्वपूर्ण तरीके से इसको पढ़ते चलिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पे कई क्वेश्चन जो है प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5/6/2005 से यानी 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। देखिए, स्पष्टीकरण है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक 5 जून को आयोजित किया जाता है। यह उन प्रमुख माध्यमों में से एक है जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र UNA पर्यावरण के बारे में विश्वव्यापी जागरूकता को प्रोत्साहित करता है और राजनीतिक ध्यान और कार्रवाई को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पर्यावरण में शामिल है, क्या शामिल है पर्यावरण में? अजैविक, पर्यावरण में क्या शामिल है? अजैविक घटक, जैविक घटक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अजैविक और जैविक घटक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो क्या शामिल है ये चीज़ देखना है, तो विकल्प डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। स्पष्टीकरण थोड़ा देखते हैं। पर्यावरण में अजैविक और जैविक दोनों घटक शामिल हैं। बायोटिक एक पारिस्थितिकी तंत्र के एक जीवित घटक का वर्णन करता है। अजैविक घटक पर्यावरण में निर्जीव रासायनिक और भौतिक कारक हैं जो पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो विकल्प डी हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, क्या है? बायोम, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जीवमंडल हो जाएगा। ऑप्शन डी विकल्प यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प है? ऑप्शन डी, जीवमंडल। स्पष्टीकरण थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, बायोस्फीयर पृथ्वी का सबसे बड़ा इकलौता पारिस्थितिकी तंत्र है। बस बायोस्फीयर को सभी पारिस्थितिक तंत्रों के योग के रूप में जाना जाता है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में भी जाना जाता है, जो पृथ्वी पर जीवन का क्षेत्र भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से वन के लिए एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करना आवश्यक है? ऑप्शन पहला है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, ऑप्शन दूसरा है वन्य जीवों का संरक्षण, सी है अधिक वर्षा और डी है पारिस्थितिक संतुलन। यहाँ पे इसका विकल्प जो डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक संतुलन के लिए वन के लिए एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करना आवश्यक है। भूमि क्षेत्र पर पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए जहाँ मानव सब पहले से ही अधिकांश आवासों विशेष रूप से वन बायोम को नुकसान पहुंचा चुके हैं, केवल वन क्षेत्र को बढ़ाकर ही पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित जलवायु कारकों में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? तापमान भिन्नता, हवा, सूर्य के प्रकाश की स्थिति, पानी की उपलब्धता। कौन सा है
जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? कौन सा ऑप्शन सही है? इसका उत्तर जो हो जाएगा विकल्प बी जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए जो हवा है इस जलवायु कारकों में पवन का स्थलीय परिस्थिति तंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। एक स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र एक प्रकार का परिस्थितिकी तंत्र है जो केवल बायोम पर पाया जाता है। 7 प्राथमिक स्थलीय परिस्थितिक तंत्र मौजूद हैं: टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, घास के मैदान, रेगिस्तान। इनमें से प्रत्येक परिस्थितिक तंत्र के बारे में अधिक जानकारी जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन के कारण मृदा का भारी अपरदन होता है। यह सतही जल के प्रभाव को पूरी तरह प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन इन कारणों से बुरी तरह प्रभावित होता है? मानव संसाधन, पारिस्थितिक तंत्र, जलवायु, स्थानीय पौधे। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी पारिस्थितिक तंत्र जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वनों की कटाई के कारण मिट्टी का भारी क्षरण होता है। यह सतह के पानी के बहाव को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इन कारणों से पारिस्थितिक तंत्र बुरी तरह से प्रभावित होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिक प्रणाली प्रजातियों के आवासों का आधार है। एक पारिस्थितिक तंत्र में जैविक प्रणाली यानी कि जीवित जीव, अजैविक प्रणाली यानी निर्जीव के साथ बातचीत करते हैं। उन्मूलन से मृदा अपरदन होता है जिसके प्राकृतिक आवास समाप्त हो जाते हैं और इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र को हानि पहुंचती है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। सभी जीवित प्राणियों और उनके संबंधों को एकीकृत करने वाला पारिस्थितिक तंत्र क्या है? कुल वन्य जीवन है, जीवमंडल, स्थलमंडल, डी क्या है? जलमंडल। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां का जो विकल्प बी है यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। बायोस्फीयर वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र है जो सभी जीवित प्रणालियों और उनके संबंधों को एकीकृत करता है, जिसमें स्थलमंडल, भूमंडल, जलमंडल और वातावरण के तत्वों के साथ उनकी बातचीत शामिल है। जीवमंडल संकीर्ण क्षेत्र है जो जीवन का समर्थन करता है। इस दायरे में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित जीव शामिल हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम होने की उम्मीद है क्या है? समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल पैटर्न में परिवर्तन, तटीय रेखा में परिवर्तन। तो यहाँ पे विकल्प डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। स्पष्टीकरण देखते हैं क्या है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं और इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। समुद्र के स्तर में तेजी से वृद्धि से समुद्र के पानी के बदलते समुद्र तट से तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया भर में समग्र जलवायु प्रभावित हुई है, जिससे फसल पैटर्न में बदलाव आ जाता है। ठीक है, बदलाव आया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और विकल्प डी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। जैसा कि CO2 ग्रीन हाउस की प्रवृत्ति को दर्शाता है, अर्थात यह सौर प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने देता है लेकिन इसे वापस अंतरिक्ष में जाने की अनुमति नहीं देता है और तापमान में वृद्धि के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस प्रभाव की ओर जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जैव विविधता सम्मेलन का सचिवालय कहाँ है? लंदन, इटली, मॉन्ट्रियल, टोरंटो। तो जैव विविधता जो सम्मेलन का सचिवालय है विकल्प यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। जैव विविधता पर सम्मेलन CBD का सचिवालय मॉन्ट्रियल में है। इसकी स्थापना 1992 में ब्राजील में हुए अर्थ समिति के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए की गई थी। इसके कार्य बैठकें आयोजित करना, रिपोर्ट तैयार करना, सदस्य देशों की सहायता करना
और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सामूहिक रूप से काम करना है इसका उद्देश्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करता है? डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रास लैंड इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम। क्या है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी का जल भाग भूमि क्षेत्र जल भाग कुल भाग जो है क्षेत्रफल का 75% है, शेष भाग भूमि क्षेत्र है। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र हमारे ग्रह में सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि यह हमारे ग्रह का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। क्वेश्चन 13 देखते हैं, इन परितंत्रों के अल्बेडो मानों के घटते क्रम में सही क्रम क्या है? तो सही क्रम यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए, पहला टुंड्रा है, टुंड्रा के बाद टैगा है, टैगा के बाद विकल्प तीसरा देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है, और विकल्प फिर दूसरा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पे विकल्प जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए स्पष्टीकरण देख लेते हैं थोड़ा सा। इन पारिस्थितिक तंत्रों के अल्बेडो मूल्यों के घटते क्रम में सही क्रम है टुंड्रा, टैगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय सदाबहार। ठीक है, तो 4 1 3 2 यहाँ पे विकल्प सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। ध्रुवीय बर्फ की चोटियों का पिघलना और उसके बाद समुद्र के स्तर में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है। यदि ग्लोबल वार्मिंग के वर्तमान स्तर को नियंत्रित नहीं किया जा गया है तो समुद्र का स्तर 2070 ईस्वी तक 1 मीटर तक बढ़ने की संभावना है और संभावना है सभी प्रवाल द्वीप जलमग्न हो जाएंगे। चौथा विकल्प कह रहा है 2044 ईस्वी तक फिजी के जलमग्न होने की संभावना है, और उसी वर्ष समुद्र के स्तर में वृद्धि नीदरलैंड के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प जो ए है यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 और 4 चारों विकल्प सही है। देखिए स्पष्टीकरण दिया गया है, ध्रुवीय बर्फ की चोटियों का पिघलना और इसके बाद समुद्र के स्तर में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है। यदि ग्लोबल वार्मिंग के वर्तमान स्तर को नियंत्रित नहीं किया गया तो 2070 ईस्वी तक समुद्र के स्तर में 1 मीटर की वृद्धि होने की संभावना है। दुनिया के सभी प्रवाल द्वीप जलमग्न हो जाएंगे। 2024 ईस्वी तक फिजी के जलमग्न होने की संभावना है, और उसी वर्ष समुद्र के स्तर में वृद्धि नीदरलैंड के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ विकल्प ऑप्शन ए 1 2 3 4 चारों ऑप्शन क्या है सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र कब देखा गया? तो 1975। यहाँ विकल्प बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम जैव विविधता है? रेगिस्तान, ध्रुवीय क्षेत्र, नदी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो यह विकल्प क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम जैव विविधता वाला क्षेत्र है? तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। स्पष्टीकरण, पृथ्वी का सबसे विविध और प्रतिष्ठित बायोम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। उष्णकटिबंधीय जो तत्वों की कमी वाली मिट्टी और जैव विविधता का एक स्रोत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बायोस्फीयर पृथ्वी का एक क्षेत्र है जो जीवन का समर्थन करता है। इसमें शामिल है जलमंडल, स्थलमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ विकल्प बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 और 4 करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। बायोस्फीयर पृथ्वी का एक क्षेत्र है जो जीवन का समर्थन करता है। इसमें जलमंडल, स्थलमंडल, क्षोभ मंडल शामिल है। पृथ्वी पर जीवन समुद्रों, महासागरों, भूमि की सतह यानी क्रस्ट और हवा में जो इन तीनों से मिलकर जीवमंडल का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, जीवमंडल में आने वाली सौर ऊर्जा का वास्तव में प्रकाश संश्लेषण में कितना प्रतिशत उपयोग होता है? तो 1 से कम, 1 और 15% के बीच, 15 और 2% के बीच, 2% से अधिक। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी सही आंसर है, 2% से अधिक। ठीक है, स्पष्टीकरण है, बायोस्फीयर में आने वाली सौर ऊर्जा का 2% से अधिक वास्तव में
प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। अधिकांश सौर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुपयुक्त तरंग दैर्ध्य पर होती है। पृथ्वी तक पहुंचने वाली 98 से 99% और ऊर्जा पत्तियों और अन्य सतहों से परावर्तित होती है और अन्य वायुओं द्वारा अवशोषित होती है, जो इसे ऊष्मा में परिवर्तित करती है। इस प्रकार पौधों द्वारा कब्जा करने के लिए 1 से 2% उपलब्ध है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम से कम होने की संभावना है? हरिकेन की आवृत्ति में वृद्धि, कृषि के लिए उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र का नुकसान, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी, ध्रुवीय बर्फ क्षेत्रों का सिकुड़ना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की घटी हुई दर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव होने की कम से कम संभावना है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी को गर्म करती है क्योंकि यह वातावरण में एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन यह पौधों को कम वाष्पीकरणीय शीतलन प्रदान करने का कारण भी बनती है। इसलिए इसका जो विकल्प हो जाएगा सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है, एल नीनो है। एल नीनो है क्या है? गर्म महासागरीय धारा, समुद्री तूफान, उष्णकटिबंधीय विक्षोभ और टाइफून का दूसरा नाम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे विकल्प ए गर्म महासागरीय धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्टीकरण देखते हैं। एल नीनो गर्म महासागरीय धारा है। एल नीनो नर बच्चे के लिए स्पेनिश नाम। शुरू में इक्वाडोर और पेरू के तट के साथ क्रिसमस के समय सालाना दिखाई देने वाली एक कमजोर गर्म धारा के रूप में जाना जाता है और केवल कुछ हफ्तों से लेकर 1 महीने या उससे अधिक समय तक रहता है। इसलिए यहाँ पे विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सीवेज और कचरा, ऑटोमोबाइल शिथिलता, शाकनाशी और कीटनाशक, औद्योगिक सहायक नदियाँ। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। स्पष्टीकरण है। पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान में आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दुनिया भर में आबादी में वृद्धि के कारण झीलों और नदियों में अनौपचारिक सीवेज डिस्चार्ज में वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि कचरा की भी रोजाना कई गुना बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विश्व जल सप्ताह के दौरान इसका आकलन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मृदा संरक्षण की वह विधि जिसमें विभिन्न फसलों को बारी बारी से पंक्तियों में उगाया जाता है और मिट्टी को वर्षा से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोया जाता है कहलाती है? क्या कहलाती है? माल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग, रॉक डैम। क्या कहलाती है? विकल्प डी है टेरेस फार्मिंग। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प कौन सही है? चलिए देखते हैं। विकल्प भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मृदा संरक्षण की वह विधि जिसमें विभिन्न फसलों को बारी बारी से पत्तियों में उगाया जाता है और मिट्टी को बारिश के पानी से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोया जाता है, इंटरक्रॉपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटरक्रॉपिंग कहलाती है। इंटरक्रॉपिंग में कृषि क्षेत्र का उपयोग एक विशिष्ट पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मैंग्रोव दलदल के विकास का समर्थन करता है? ज्वारी, समतल, मानसून, भूमध्य रेखीय, मिश्रित। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ज्वारी दलदल यह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला प्रोटोकॉल क्या है? तो पहला प्रोटोकॉल क्या है? मॉन्ट्रियल में बनाया गया था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो पहला प्रोटोकॉल था वो मॉन्ट्रियल में बनाया गया था, इसलिए 24 का विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहला प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल में बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका जो इस पर जो 14 से 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे, यह 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हो गया है। ये भी ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, वन क्षेत्र में कमी का कारण है। वन क्षेत्र में कमी का कारण है क्या है? कृषि,
विनिर्माण उद्योग, बढ़ती जनसंख्या, पर्यटन और तीर्थ यात्रा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वन क्षेत्र में कमी का कारण क्या है, तो इसका उत्तर है क्या हो जाएगा? चलिए थोड़ा सा ऊपर साइड में इसकी स्किप करते हैं। विकल्प सी, बढ़ती जनसंख्या। इसका जो वन क्षेत्र में कमी का कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या है। स्पष्टीकरण है, जनसंख्या में वृद्धि के साथ मनुष्यों की जरूरतों और आवश्यकताएं बढ़ रही है और उपलब्ध भूमि कम हो रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा खामियाजा जंगलों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मानव बस्तियां आसपास के वन क्षेत्रों का अतिक्रमण कर रही है। ठीक है, यानी कि जनसंख्या जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही आबादी क्या होगी? बढ़ती ही जाएगी। लोग जंगल काट कर घर बनाने लगेंगे, वहाँ पे जंगल की सफाई करेंगे, तो वैसे भी बहुत ही वनों का नुकसान करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्षा जल संचयन से क्या लाभ है? भूजल स्तर को रिचार्ज करना, बाढ़ से राहत, पानी की कमी को कम करना, मिट्टी के कटाव से सुरक्षा। वर्षा जल संचयन से क्या लाभ है? यहाँ पे विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, भूजल स्तर को रिचार्ज करना वर्षा जल का जो संचयन होता है मुख्य कारण। ठीक है, अगला प्रश्न 27, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर है विकल्प सी, 1961 में की गई थी। स्पष्टीकरण, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 29 अप्रैल 1961 को की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है। पूरी तरह से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों का 72% कार्बन डाइऑक्साइड, 18% मीथेन और 9% नाइट्रस ऑक्साइड है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, तो CO2 अनिवार्य रूप से तेल, प्राकृतिक गैस, डीजल, जैविक डीजल, पेट्रोल, जैविक पेट्रोल, एथेनॉल जैसे ईंधन को जलाने से बनती है। CO2 के उत्सर्जन में पिछले 50 वर्षों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है और अभी भी प्रत्येक वर्ष लगभग 3% की दर से वृद्धि हो रही है लगातार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? परमाणु शक्ति, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल पावर, प्राकृतिक गैस। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पे इसका नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए, निम्नलिखित में से किस उत्पाद की बढ़ती मांग के कारण उष्णकटिबंधीय वनों का सबसे अधिक नुकसान हो रहा है? सुअर का मांस, चीनी, बकरी का मांस, बीफ यानी गाय का मांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, सही उत्तर हो जाएगा, बीफ यानी गौ मांस की वजह से जो उष्णकटिबंधीय वनों का सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। ठीक है, स्पष्टीकरण देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस उत्पाद की बढ़ती मांग के लिए कटिबंधीय वनों को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय गौमांस और व्यापार उद्योग उष्णकटिबंधीय देशों को प्रोत्साहित करके पशुपालन के लिए उष्णकटिबंधीय वन भूमि को कम कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा संरक्षण की वह विधि जिसमें पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों का ढेर लगाया जाता है जो खड्डों को रोकता है और आगे मिट्टी के नुकसान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यह विकल्प देखिए, तो विकल्प यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉक डैम। पानी के प्रवाह को रोकने और ग्रेनाइट नदी के किनारे कटाव को रोकने के लिए एक सरल तरीका है। उदाहरण के लिए जैसे मेनिल्स नदी ने न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी ढलान क्षेत्र में रॉक बांध को विभाजित करता है। ठीक है, समझ लीजिए इसी माध्यम से। अगला प्रश्न है जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा 32वां, प्रति वर्ष 100 मिलियन लीटर की उत्पादन क्षमता के साथ विश्व का सबसे बड़ा जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है, कहाँ पे? चीन, भारत, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? 100 मिलियन लीटर की उत्पादन क्षमता के साथ, ये विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्राजील। जो दुनिया का सबसे बड़ा जैव ईंधन संयंत्र, प्रतिवर्ष 100 मिलियन लीटर जो जैव ईंधन संयंत्र स्थापित होता है। तो साथियों, ये रहे आपके 32 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा
और इस तरह इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।